This is Ravi Jha, the founder of Vithi Shastram, and you are watching Vithi Shastram 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, और उस मुलाकात के पीछे एक छोटी सी वजह ये थी कि आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं ये सबसे पहले हमारे बहुत ही अच्छे खास दोस्त हैं, और काफ़ी समय से इनका वक्त हमें मिल नहीं पा रहा था। और जब वक्त मिला तो हमने कहा कि यार दोस्त, अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ सब्जेक्ट्स, लाइक आपका भारत का संविधान है जो आमतौर पे आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लेकर बात करता है। उसके बाद अगर आप सीआरपीसी 1973 को देखते हैं, या अगर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 को देखते हैं, तो आमतौर पे वहाँ पे एफआईआर से रिलेटेड क्या प्रावधान है उसके बारे में चर्चा की गई है। पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है उसके बारे में चर्चा की गई है। आमतौर पे जब उस व्यक्ति का ट्रायल चलता है, दैट इज़ कॉल्ड आपका सत्र विचारण, तो उसके बारे में भी चर्चा ज़रूर चलती है। लेकिन जब उस व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है, जब उस व्यक्ति को बाढ़ में भेजा जाता है, जब उस व्यक्ति को प्रिजन में भेजा जाता है, तो उस वक्त उस व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उस वक्त उस व्यक्ति के क्या क्या राइट्स हैं। आमतौर पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, उनके उस प्रिजनर व्यक्ति के अगेंस्ट क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं या क्या क्या दायित्व हैं। आमतौर पे इस पर हमारा जो कानून है ये बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हमें नज़र नहीं आता है, और अगर आता भी है तो शायद वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, या शायद उसके बारे में हमें जानकारी बहुत ही कम है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पूरा का पूरा ये जो विषय है ये सिर्फ इस बिंदु के ऊपर केंद्रित है कि आमतौर पे जब कोई व्यक्ति कस्टडी में भेजा जाता है, हालांकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजुअली जो कस्टडी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। यहाँ पे फ़िलहाल हम पुलिस कस्टडी को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब एक व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, जिसको कि हम लोग आमतौर पर कारागार या कारावास कहते हैं, तो आमतौर पर वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, वहाँ पे उस व्यक्ति के क्या राइट्स होते हैं, अथॉरिटीज़ के उस व्यक्ति के प्रति क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आज हम आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल होने के लिए आए हैं। एंड टुडे इट्स अ ऑनर फॉर मी कि आज हमारे साथ चर्चा के रूप में शामिल हैं एडवोकेट वीके कोहली। आप एक एक्स लॉ ऑफिसर हैं जेल प्रिजन के, और आपने लगभग 5 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं तिहाड़ जेल के अंतर्गत। तो जाहिर सी बात है सर, जितनी बारीकी से आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर वो पहलू जो आमतौर पे एक व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक प्रिजनर के क्या राइट्स होते हैं, समाज का उनके प्रति क्या ऑब्लिगेशंस होता है, स्टेट के उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एडवोकेट वीके कोहली सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और अपना कीमती वक्त दिया। और इसी के साथ मिस्टर कोहली, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा सर कि आमतौर पे हमारे सामने जब कभी भी कस्टडी वर्ड निकल कर आता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि कस्टडी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, या किसी व्यक्ति को कन्फाइन किया गया है, या किसी व्यक्ति को बंधक बनाया गया है। आमतौर पे जब हम कस्टडी को थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो इसी कस्टडी को सर आमतौर पे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है सर। एक पार्ट आपका कहलाता है पुलिस कस्टडी, और एक पार्ट आपका कहलाता है जुडिशियल कस्टडी। तो सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आमतौर पे जो 2 कस्टडीज़ हैं इनके बीच का एक बेसिक डिफरेंस क्या है, या आप अगर ये बताना चाहें कि आमतौर पे जुडिशियल कस्टडी क्या होती है और पुलिस कस्टडी क्या होती है। तो आमतौर पे लोगों के बीच में एक जो डाउट होता है, एक जो कन्फ्यूज़न होता है कस्टडी को लेके, काफ़ी हद तक उस डाउट को दूर कर सके सर। रवि जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और अपनी बात रखने के लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपका सवाल है कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में फर्क क्या है, पहले मैं पुलिस कस्टडी में जाती हूँ। अ पर्सन हेल्ड और अंडर द कंट्रोल ऑफ द पुलिस फॉर द इन्वेस्टिगेशन और द इंटरोगेशन, इट्स कॉल्ड पुलिस कस्टडी। या यूँ कहे सिंपल भाषा में कि जब किसी पर्सन की किसी भी तरह के मूवमेंट पुलिस अथॉरिटीज या पुलिस ऑफिसर के कंट्रोल में है, इट्स कॉल्ड द पुलिस कस्टडी। वो इंटरोगेशन के लिए भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, कलेक्टिंग द एविडेंस भी हो सकता है, और अपना विटनेस की जो स्टेटमेंट लेने के लिए ये भी हो सकता है। तो इट्स कॉल्ड द पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी हम बात करते हैं, द पर्सन हेल्ड इन प्रिजन और जेल बाय द ऑर्डर ऑफ द जज और मजिस्ट्रेट अंडर द कंट्रोल ऑफ द जज और द मजिस्ट्रेट, दैट्स कॉल्ड जुडिशियल कस्टडी। इसमें कहीं पर भी पुलिस का कोई रोल नहीं होता, इट्स टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर और बाय द ऑर्डर ऑफ द जुडिशियल। तो ज़्यादातर जो कस्टडी की अगर बात करें तो प्रिजन, जेल जिसे कहते हैं, तो यहीं पर ही रखा जाता है, क्योंकि रहती है कस्टडी कोर्ट की, बट जो कस्टोडियन होल्डर जो रहते हैं वो जेल अथॉरिटीज हो जाते हैं। तो मिस्टर कोहली, जितना मैं समझ पाया हूँ, आपका ये कहना है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अपने पास कस्टडी में रखती है तो आमतौर पे उसके पास 2 ही ऑप्शंस या पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड, हो सकता है उसको उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना हो,
या हो सकता हो फॉर द पर्पस ऑफ और द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। और सर जितना मैं डेफिनेटली। जानता हूँ कि आमतौर पे पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को अपने पास कस्टडी में रखती है तो शायद आपके जो प्रोसीजरल लॉ में प्रावधान दिए गए हैं वो शायद ये कि मैक्सिमम 15 डेज, शायद 15 दिन तक ही वो अपने पास पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। और एज पर यूज वर्जन जैसा कि आपने अभी कन्वे किया, तो आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो आमतौर पर उसके ऊपर कंट्रोल पुलिस का रहता है। लेकिन जब उसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रेफर किया जाता है तो उसको प्रॉपर एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे उसको भेजा जाता है। और हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति की जो कस्टडी है उसके ऊपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आमतौर पे वो कहीं ना कहीं आपका जुडिशियल ऑफिसर है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। एम आई राइट सर? डेफिनेटली। ओके। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पुलिस कस्टडी की हम बात करें, हम्म। तो एज एंड व्हेन पुलिस अरेस्ट और डिटेन एनी पर्सन, he should be bound to produce before the concerned magistrate or the nearest magistrate within 24 hours। ओके। जैसे ही कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी व्यक्ति को डिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें नियर बाय मजिस्ट्रेट या कंसर्न मजिस्ट्रेट के आगे उनको पेश करना होता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड दे कलेक्ट द एविडेंस और द इन्वेस्टिगेशन और पार्ट ऑफ दैट बिन रिलेटेड। अगर उन्हें लगता है कि उस 24 घंटे के अंदर वो प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया, उन्हें फर्दर टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, तो वो एक रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट को इन राइटिंग में देते हैं ठीक कि है। फर्दर एक टाइम चाहिए, जो फर्दर टाइम अप टू दी 15 डेज तक। ओके। जी। तो ये टाइम पुलिस ऑफिसर को मिल जाता है जनरली, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, मतलब मैक्सिमम जो है 15 डेज तक का दे रखा था। अब तो जुडिशियल कस्टडी की अगर बात करें, फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रायल, ओके। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी के ऊपर संगीन आरोप है, थोड़े सीरियस एलिगेशन है, और ये टैंपरिंग विद एविडेंस कर सकते हैं या प्ली कर सकते हैं या कंप्लेनेंट को धमका सकते हैं, विटनेस को धमका सकते हैं, तो फॉर ऑन दैट पार्ट कोर्ट डिटेन इन द जुडिशियल पीरियड। तो वो एक टाइम पीरियड है कि अप टू दी ट्रायल और मे बी आफ्टर सम टाइम, सपोज दैट कि एक ट्रायल कंक्लूड हो गया, एविडेंस कंक्लूड हो गई, पर्सन हैज बीन प्रोनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट गिल्टी, ओके। तो सेंटेंस हैज बीन प्रोनाउंस्ड, तो जो सेंटेंस का पीरियड होगा वो उस पीरियड तक फिर वो जेल में रहेगा। तो ये डिटेंशन का ओवरऑल पीरियड रहता है पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी। तो मिस्टर कोहली जैसा कि आप बता रहे हैं और जितना मैं समझ पा रहा हूं तो आमतौर पे नाउ दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न पुलिस ऑफिसर कि दैट पर्सन विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द टाइम ऑफ द अरेस्ट एंड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स विद इन बिफोर द कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एंड डेफिनेटली। अगर वो ये चाहता है कि हमें इस मैटर को और इन्वेस्टिगेट करना है या इंटरोगेट करना है या अभी तक हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है दैट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, तो आमतौर पे वो उस व्यक्ति की फर्दर कस्टडी चाहता है और उस फर्दर कस्टडी के लिए जो एप्लीकेशन वो फाइल करता है दैट इज़ कॉल्ड रिमांड एप्लीकेशन। तो डेफिनेटली। मिस्टर कोहली जो रिमांड एप्लीकेशन फाइल की जाती है आमतौर पे लॉ तो चलिए बताता है कि आपको मैक्सिमम 15 डेज़ की कस्टडी दी जाती है, तो सर क्या जो रिमांड एप्लीकेशन है क्या उसमें नंबर ऑफ स्पेसिफिक डेज़ का जिक्र होता है कि आपको इतने दिन की रिमांड चाहिए, 5 दिन, 10 दिन, या वो मैक्सिमम 15 डेज़ का ही फिल कर देते हैं? नहीं, डेफिनेटली आमतौर पर जो प्रैक्टिकली देखा गया है, जो एक नॉर्मली रहता है वो 15 डेज के ही रिक्वेस्ट करी जाती है, तो ये ओके। प्रैक्टिकली देखा गया है। बाकी कुछ है वो 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए मांग लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द लिमिटेड पर्पज। ओके। ओके। और सर कई रिमांड बार ऐसा भी एप्लीकेशन हुआ में है। जरूरी है स्पेसिफाई डेट एंड स्पेसिफाई ग्राउंड, ओके। कि ओके। बिकॉज ऑफ दैट बिफोर अलाउइंग कोर्ट इंक्वायर दैट पर्सन कि व्हाई द कस्टडी इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट फॉर व्हाट। सो सर दैट इज़ द मेन रीज़न कि कई बार जब आप कस्टडी 15 डेज़ की मानते हैं तो कोर्ट फिर आपकी 5 दिन की ही कस्टडी को ग्रांट करता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात को एनालाइज कर लेता है कि जिस पर्पज़ के लिए आपको कस्टडी चाहिए शायद वो पर्पज़ आपका विद इन द पीरियड ऑफ 5 डेज और 6 डेज पूरा हो जाए। सो वाई दैट पर्सन मस्ट बी इन द कस्टडी मोर देन 6 to 8 डेज एक्सेट्रा। डेफिनेटली। डेफिनेटली। ओके। तो सर ये बताइए कि आमतौर पे जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में जाता है तो आमतौर पे उसके क्या क्या बेसिक राइट्स होते हैं जिसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी एज ए लॉ ऑफिसर आपकी भी रहती है, एज ए स्टेट कस्टोडियन की भी रहती है और एज ए जुडिशियल ऑफिसर की भी रहती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है तो आमतौर पे दैट व्यक्ति इज़ अंडर द गार्जियन ऑफ द कंसर्न कोर्ट, और जाहिर सी बात है कोर्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट आपके स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट आप जैसे योग्य लोगों को एज ए लॉ ऑफिसर अपॉइंट करती है ताकि आप वहाँ के एटमॉस्फियर, जेल मैनुअल और जो भी संबंधित प्रावधान है उनको ध्यान में रखते हुए उस अक्यूज के बेसिक राइट्स को भी प्रोटेक्ट करके रख सकें। तो सर मेरा जो एक छोटा सा सवाल है वो ये है कि आमतौर पे एक अपराधी, हालांकि अपराधी करना कहना तो उसको बिल्कुल भी सही नहीं होगा, आमतौर पे जो कैदी है उसके क्या क्या बेसिक राइट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की या सेव करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे रहती है? व्हाट आर दोज बेसिक राइट्स सर? ठीक है, डेफिनेटली। सबसे पहले बताना चाहूंगा, जैसे कि बात कर रहे हैं जेल की, जेल आता है
सेकंड लिस्ट के अंदर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ओके। जो कि स्टेट की फॉर्म देती है। तो जेल बेसिकली जो स्टेट के अंडर में आता है। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ रूल अमेंड करते हैं, कुछ रूल दूसरे स्टेट से डिफर करते हैं। ओके। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, दिल्ली का, दिल्ली के अंदर डाइट के अंदर नॉन वेज अलाउड नहीं है। ओके। बट सिमिलरली अगर साउथ साइड देखें या नॉर्थ ईस्ट साइड देखें तो नॉन वेज अलाउड है। वीक में शायद एक बार नॉन वेज उनको डाइट में दिया जाता है। तो डिफर करता है कि स्टेट कौन सा है, लेकिन मैक्सिमम जो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो बेसिक राइट्स में प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर स्लीपिंग, प्रॉपर लॉजिंग प्लेस जो उसका है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्लीपिंग एरिया उसका ठीक होना चाहिए, उसको जो है सनलाइट, वेंटिलेशन, एयर का एटमोसफेयर पूरा क्लियर और साउंड होना चाहिए, इसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। डाइट में जो डाइट उनकी होती है ये प्रेस्क्राइब रहती है। जो एक्सपर्ट होते हैं, डाइट एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं और अथॉरिटीज होती हैं, उनकी देख रेख में एक डाइट चार्ट प्लान बनता है, ओके। जिसके अंदर प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी उनको रिक्वायर्ड है डाइट के अंदर, वो प्रेस्क्राइब एक चार्ट बनाया जाता है। और वो पिल्स और अपना जो डाइट रहता है मील्स के अंदर वो उनको प्रोवाइड किया जाता है रेगुलरली। रेगुलरली। और ये डाइट अगर बात करें तो डाइट दिन में 3 बार बेसिकली दी जाती है। ओके। एक अर्ली मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग का। इवनिंग में। और डेली ये डाइट जो है इनकी फ्रेश बनती है, कोई नेक्स्ट डे का इनको जो बासा खाना नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। डेली उसका वो मटेरियल जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है जेल अथॉरिटीज के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है, और वो एक स्टोर में रखा जाता है। ओके। और वहां से रॉ मटेरियल जेल को अलर्ट हो जाता है एज पर देयर पॉपुलेशन। तो सर ये बताइए, जो रॉ मटेरियल इनको दिया जाता है तो क्या हर कैदी अपना खाना खुद बनाते हैं, या आमतौर पे एक प्रॉपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है या ऐसा कोई पार्ट होगा जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि नहीं आपको पूरे कैदियों का खाना बनाना है? देखिए, हर जेल के अंदर एक सेग्रीगेट, एक किचन प्रॉपर स्टैब्लिश होता है, ओके। पूरा सेटअप होता है। उस किचन के जो इंचार्ज हैं वो जेल ऑफिशियली रहते हैं बेसिकली, हम्म। वार्डर, एएस एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट के। ये जो रहता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन सुपरिटेंडेंट रहता है, लेकिन जो बनाने वाले होते हैं वो उन्हीं बीच के कैदी ही होते हैं ओके। मैक्सिमम। कुछ अंडर ट्रायल को भी ले जाता है जो थोड़े एक्सपर्ट हैं, जिनको खाना बनाना आता है। हम्म। अदरवाइज जो कुकिंग का रहता है काम वो मेन कैदी ही करते हैं। कैदी खाना बनाते हैं, कैदी लोगों के लिए ही बनाते हैं। ओके। और खाना बनाने के बाद सबसे पहले खाना डेली हम्म। बिफोर सर्विंग टेस्ट किया जाता है, जो डॉक्टर भी करते हैं और जेल अथॉरिटी में सुपरिटेंडेंट और ऑन बिहाफ ऑफ द सेकंड रैंक जो भी सुपीरियर मोस्ट है, वो खाने को डेली टेस्ट करते हैं और चेक करके अगर वो ओके होता है तो आगे अलाउ किया जाता है सर्व के लिए इनमेट। तो सर अगर ये खाना चेक किया जाता है तो जाहिर सी बात है, दिन में अगर 3 टाइम आप उनको मील प्रोवाइड कर रहे हैं तो तीनों टाइम्स खाने को चेक किया जाता होगा। डेफिनेटली। ओके। तो सर ये बताइए, क्या जो आमतौर पे प्रिजनर्स हैं, चाहे वो सज़ा याफ्ता हों या वो अंडर ट्रायल हों, तो क्या इनके लिए किसी प्रकार की लीगल एड जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है जेल के अंदर? देखिए, फैसिलिटीज की अगर बात करी जाए तो लीगल एड ही नहीं, इसके अलावा भी कई फैसिलिटीज है। अगर उसका जिक्र खुल ही गया है तो मैं आपको थोड़ा सा और एलोबरेट करके बताया। तो फैसिलिटीज के अंदर सबसे पहले इनका जो है खाने की बात करें, जो भी खाना होता है इनका गवर्नमेंट कॉस्ट पे रहता है, फ्री रहता है। और तीनों टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर मील होता है, प्रॉपर टाइम पर होता है और प्रॉपर डाइट में होता है। सवाल करें किसी को कुछ प्रॉब्लम है या मेडिकल इशू है तो स्पेशल मेडिकल डाइट चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर तो कैंसर है या फिर वो HIV है तो हाई प्रोटीन डाइट लगती है। बिल्कुल। तो मैंने जेलों में देखा है कि हाई प्रोटीन डाइट के लिए एग दिया जाता है, ओके। अदरवाइज नॉर्मल मीट के लिए एग अलाउड नहीं। हम्म। तो ये कहा जाता है कि मेडिकल डाइट के हिसाब से भी डाइट उनको अलग से प्रोवाइड करी जाती है। दैट्स एन प्रोविजन विच इज अलाउ बाय द मेडिकल ऑफिसर अंडर द गाइडेंस ऑफ द सुपरिटेंडेंट। ओके। अब सपोज दैट करें डाइट के अंदर एक बुजुर्ग है, हम्म। 70 साल 80 साल, दांत सड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं या दांत में पेन है, भाई जो खाना बन रहा है नॉर्मली वो थोड़ा हार्ड रहता है, जी। जैसे रोटी बन रही है वो नहीं खा पाएगा, तो उसके लिए प्रोविजन है सॉफ्ट डाइट का, लाइक ब्रेड मिल जाए तो उसको ब्रेड और मिल्क में डेली या दलिया अलाउ कर दिया जाता है। हम्म। तो वो रेगुलर एक लिस्ट जो है डेली बेसिस पर एक लिस्ट किचन में अलाउ कर दी जाती है ओके। और उसके अकॉर्डिंग वो उनका अलग खाना पकता है और वो खाना उनको सर्व किया जाता है। तो नॉर्मल डाइट भी, हार्ड डाइट भी और सॉफ्ट डाइट भी, तो डाइट का प्रॉपरली इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। अब बात आती है दूसरी मेडिकल की फैसिलिटीज में। हम्म। तो मेडिकल फैसिलिटीज भी फ्री अवेलेबल है जेल के अंदर। राउंड द क्लॉक 24/7। मैं अगर दिल्ली की बात करूँ क्योंकि मैंने दिल्ली की जेल करीब से देखी हुई है और दिल्ली का एक्सपीरियंस है, तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो राउंड द क्लॉक 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमेशा वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज रहते हैं जो कि सीनियर रेजिडेंट रैंक के होते हैं। ओके। उनके अंदर में नर्सिंग ऑफिसर होते हैं और मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं। जेल में प्रॉपर डेडिकेटेड
एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं जेल डिस्पेंसरी। हम्म। वहाँ पर बेसिक इक्विपमेंट और फर्स्ट एड का सारा सामान अवेलेबल रहता है। इवन दैट एक एमआई रूम भी होता है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम। ओके। उसके अंदर ऑब्जर्वेशन में सपोज दैट किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, अचानक पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, चेस्ट पेन हो गया, तो फर्स्ट एड मेडिकल प्रोवाइड करने के बाद वहाँ रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में। अगर लगता है कि यहाँ से मैनेज हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो इमीडिएटली हायर मेडिकल सेंटर के लिए जो भी नियर बाय है, जी। एज पर के लिए जो भी जैसे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये हम्म। एरिया हमारा होता है, उसके अंदर में उसको रेफर किया जाता है। अगर वहां पर भी नहीं है तो सेकंड रैंक जो मेडिकल हाईएस्ट है वहां जी। पर उसको रेफर कर दिया जाता है। जैसे हमारा, अगर हम रोहिणी की बात करें तो बी आर अम्बेडकर है, बी आर अम्बेडकर के बाद जो है फिर राम मनोहर लोहिया है, वहां पर भी नहीं होता। सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहां पर भी नहीं होता। एम्स तक का भी रेफरेंस का प्रोविजन है। प्रोविजन है। अगर फैसिलिटीज हाँ मेडिकल अवेलेबल नहीं है तो हायर सेंटर तक भेजा जा सकता है। ओके। तो ये मेडिकल का सारा क्राइटेरिया रहता है। तो ये टोटली जितनी भी मेडिकल की फैसिलिटी है, एज पर दी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर, जो भी रिक्वायरमेंट है इनमेट को या कन्विक्ट कह लीजिए। इनमेट बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं दोनों के लिए, जी। अंडर ट्रायल भी और कन्विक्ट ट्रायल भी। तो इनमेट ज्यादा बेटर कहना ठीक रहेगा, दोनों के लिए। तो ये ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है, अवेलेबल है। ओके। तो खाने का उनका सारा फ्री है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, मेडिकल की अवेलेबल है। अब बात आती है उनकी रहने के लिए। जी। तो रहने के लिए प्रॉपर जेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली बैरिक्स बने होते हैं। ओके। बैरिक्स के रूम होते हैं, अपना अच्छा खासा स्पेस होता है, जिसके अंदर 20 से 25 लोग या 30 लोग, एज पर साइज जो डिपेंड करता है, तो लॉजिंग प्लेस होता है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको मिनिमम स्लीपिंग एरिया रिक्वायर्ड है। वो क्या है एरिया? 6.5 by 2.5। ये सिक्स मिनिमम एक पॉइंट स्लीपिंग एरिया। फाइव बाई 2.5। हाँ, ये मिनिमम स्लीपिंग एरिया है, ये एटलीस्ट उनको चाहिए ओके। सोने के लिए। लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है कि सारी जेलें ओवर क्राउडेड है, तो कहीं ना कहीं जो है मैनेज कर लिया जाता है हम्म। इस चीज को। तो कहीं ऐसे मान लीजिए 20 की जगह है तो 25 भी रखे जाते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर सारी जेलें देखेंगे तो आई थिंक दिल्ली के अंदर सैंक्शन पॉपुलेशन से डबल ही पॉपुलेशन जेल में है। और ये सभी जेलों का हाल है, मतलब मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं अगर बाहर की बात करूँ जी। तो ओवर पॉपुलेशन का, जो ओवर क्राउड का एरिया इशू है। तो पहला इनका जो स्लीपिंग का रहता है। ठीक है। फिर इनका जो टॉयलेट है वो सेपरेट भी रहता है, बैरिक के अंदर भी एक इमरजेंसी के अंदर रहता है। ओके। कि अगर मान लीजिए कि जो लॉकिंग एरिया, लॉक जो पीरियड है, जिसमें लॉक पीरियड में अंदर रहते हैं, हम्म। तो लॉकआउट के अंदर ये जो है अंदर वो टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। ओके। जब वो लॉकआउट हो जाता है तब ये बाहर जाके कॉमन टॉयलेट बने होते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो कोहली सर, आप ये बताइए कि आमतौर पे जो लॉकआउट का जो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन है वो बेसिकली क्या क्या है? क्या ये दिन भर लॉकअप के अंदर रहते हैं, या इनको रिलीज़ किया जाता है, या अंदर आते बाहर जाते रहते हैं? ये क्या होता है ये? नहीं, देखिए, जेल के अंदर जो बैरिक होता है, बैरिक के अंदर इनको 3-3 घंटे का रखा जाता है। 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम के टाइम में लॉकिंग एरिया में रखा जाता है, ओके। जब फूड प्रोवाइड करना होता है। हम्म। अदरवाइज ये सारे टाइम ओपन रहते हैं। लेकिन जैसा कि प्रैक्टिकली देखा गया है कि जेलों के अंदर ओवर क्राउडिंग का इशू है। हम्म। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से जो कॉमन एरिया है वो ज्यादा बचता नहीं है। ओके। फिर झगड़े ज्यादा होते रहते हैं, कुछ हम्म। एंटी ग्रुप होते हैं, एनिमिटीज रहते हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए हम्म। तो जो लॉग आउट है वो इस तरीके से रखा जाता है कि ज्यादा भीड़ कॉमन एरिया में ना रहे। ओके। तो वो जो टाइमिंग है वो डिवाइडेड कर दिया जाता है। जैसे अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो फ्लोर वाइज कर दिया कि पहले फर्स्ट फ्लोर खोल लिया, फर्स्ट फ्लोर को बंद कर दिया, फिर सेकंड फ्लोर खोल दिया। तो इस तरीके से अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अगर कॉमन एरिया है सारा ग्राउंड फ्लोर पर है, तो बैरिक वाइज खोल लिया कि पहले ठीक है एक वार्ड को खोल दिया, दूसरे वार्ड के बैरिक से खोल दिया, इस तरीके से। तो कोहली सर, ये बताइए कि अगर आप एक 24 घंटे के ओवरऑल कैलकुलेशन को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो आमतौर पे ठीक है। 24 घंटे में यूजुअली जो एक इनमेट्स होते हैं वो कितने घंटे बाहर रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन एरिया, और कितने घंटे वो लॉकअप में रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली? देखिए, मैंने आपको वही बताया अभी कि ऐसा कोई डेडिकेटेड पीरियड उनका लॉकिंग का नहीं है। हम्म। स्लीपिंग एरिया में वो अंदर रहेंगे, क्योंकि ओके। वो लॉकआउट में रहेगा। जो रात को जो है लॉक लॉकआउट हो जाता है और सुबह लॉकआउट तक रहता है, लॉकअप और लॉकआउट के लिए। ओके, ठीक वो है। पीरियड उनका मैंडेटरी लॉकअप में रहेंगे। हम्म। उसके बाद उनका मॉर्निंग में ओपन हो जाता है। वो दोपहर में खुलते हैं 12 से 3, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, हम्म। 12 से 3 जो है बंद रहेंगे। फिर शाम के टाइम रहेगा उनका 5 से 6 या 7 के लिए। तो दो ओके। तीन घंटे का दिन में मान लीजिए, 2-3 घंटे का शाम का मान लीजिए। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कॉमन एरिया को यूज करने वाली बात। क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और झगड़े वाला इशू है, और लॉजिंग का जो स्पेस तो प्रॉपर नहीं हो पाता है। हम्म। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए वो जो ओपन स्पेस वाला एरिया है वो कम हो जाता है टाइमिंग का, अच्छा। सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए। मान लीजिए अगर उनको 6 घंटे बाहर रहना चाहिए, हम्म। अब फ्लोर वाइज खोलना है, 3 फ्लोर है, तो बिल्कुल। 3 फ्लोर में अगर फ्लोर वाइज खेलेंगे तो 1 घंटे का अगर गैप दे दो तो 1 घंटा सबका कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो वो इम्पैक्ट करता है। ओके। तो ये है लॉकआउट का और लॉक इन का। और ये बताइए सर, अगर वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए जेल मैनुअल्स में या आपके तिहाड़ जेल में क्या प्रावधान किए गए हैं?
अगर मिलने वाली बात कहते हैं तो मिलने के लिए या फैमिली कांटेक्ट के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कांटेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, ओके। जेल की दुनिया से बाहर के लिए कांटेक्ट करने का दो मेन प्रोविजन अवेलेबल। पहला है फोन कॉल का, ओके। जिसे कहते हैं इनमेट फोन कॉल सिस्टम फैसिलिटी। हम्म। ये बायोमेट्रिक बेस्ड होता है। इसके अंदर इनमेट अपने कोई भी एक दो नंबर प्रोवाइड करता है, और उन दो नंबरों के साथ उसके फोन बिल, जिसके नाम है उसका आईडी प्रूफ जो फैमिली मेंबर होगा, और एक एफिडेविट इन रिगार्ड ऑफ दैट कि आई एम द यूजर ऑफ दैट मोबाइल एंड कैन नॉट मिसयूज और बाय लॉ infringe the rules and regulation of the authority, some kind of language फॉर्मल रहता है, फॉर्मेट हम्म। का। तो वो उसमें टाइप रहता है। ओके। वो सबमिट होने के बाद वो वेरीफाई अगर हो जाता है, सारी चीजें करेक्ट है, तो वो बायोमेट्रिक सिस्टम मशीन में नंबर एंटर कर दिया जाता है। जैसे ही वो इनमेट हम लगाएगा, उसका नंबर ऑटोमेटिकली डायल हो जाएगा। ओके। ये, हाँ, ये पीरियड रहता है अप टू 5 मिनट। 5 मिनट्स। तो नॉर्मली जो सिंपल इनमेट रहते हैं, नॉर्मल जिन्हें इनमेट कहते हैं, वो जो मतलब कह सकते हैं कि किसी हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं है हम्म। या किसी स्पेशल या सेंसिटिव केस में नहीं है, तो इनकी नॉर्मल फोन कॉल फैसिलिटी रहती है। ये डेली 5 मिनट के लिए कॉल कर सकते हैं। पर डे 5 मिनट। पर डे 5 मिनट डेली कॉल कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए। ओके। और क्या सर ये अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं, क्योंकि यूजुअली फैमिली मेम्बर्स भी आती हैं मिलने के लिए, तो वो क्या हाँ, सिस्टम है? फैमिली जिसे हम कहते हैं फैमिली मुलाकात या इंटरव्यू, ओके। ये दो मोड रहते हैं, एक फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक। हम्म। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली के अंदर हफ्ते में 2 दिन अलाउड है फैमिली मेंबर को। ओके। अब वो फैमिली मेंबर में बता दूं कौन होते हैं। जैसे कोई इनमेट फर्स्ट टाइम जेल में आया, उसकी सारी डिटेल ली जाएगी, क्या नाम है, एज क्या है, कहाँ रहता है, हम्म। किस केस में है, उसके फैमिली मेंबर। ठीक वो है। फैमिली मेंबर अप टू 10 लोगों तक नाम बता सकता है जिनसे वो मुलाकात करना चाहता है। ओके। तो वो नियर बाय के फर्स्ट ऑफ फैमिली मेंबर हो गए, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं। हम्म। ये जो मैं बात कर रहा हूँ फैमिली मेंबर और रिलेटिव, ये मैं नॉर्मल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, हाई रिस्क या स्पेशल कैटेगरी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा समझना जरूरी है कि एक नॉर्मल कैटेगरी अलग है और हाई रिस्क और स्पेशल कैटेगरी अलग है। ओके। हाई रिस्क स्पेशल कैटेगरी में आता है लाइक टेररिस्ट केस हो गए, हम्म। या स्पेशल ब्रांच के केस हो गए, जी। एनआईए केस हो गए, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पब्लिक या स्टेट के अगेंस्ट जो क्राइम है, काइंड ऑफ दैट केस जो है ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो ये नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आते। नहीं आते। तो इनके लिए फैसिलिटीज में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है नहीं भी, लेकिन थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। तो पहले मैं नॉर्मल की बात करता हूँ। तो नॉर्मल को वीक में 2 दिन अलाउड है, और इसके अंदर ये एक मुलाकात में आधे घंटे तक मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों अवेलेबल है। फिजिकल में उन्हें कुछ नहीं करना होता, अपना आईडी प्रूफ लेके आएंगे। अगर वो पहले मुलाकात बुक कर लेते हैं बाय टेलीफोन, तो उनको स्लॉट मिल जाएगा, मुलाकात बुक हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो डायरेक्टली आते हैं, तो एज पर दी अवेलेबल दी स्लॉट, अगर मान लो ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि मुलाकात का जो टाइम रहता है वो नॉर्मली 8-9 बजे से 2 बजे तक का रहता है बिल्कुल। फिजिकल मुलाकात का। तो उस टाइम पे जितने स्लॉट अवेलेबल होंगे, अगर स्लॉट अवेलेबल है तो उनको अलाउ कर दिया जाएगा, और आधे घंटे तक वो मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात में बेसिकली ये देखा जाता है कि मुलाकात अगर बात करें किस एरिया में होती है। हम्म। देखिए, जेल के अंदर जो आउटर वॉल के बाद एक एरिया रहता है, अगर मुलाकात उस रेफरेंस से हो रही है, तो बीच में एक बैरिकेड हमेशा रहता है। ठीक है। इनमेट जाली की उस तरफ रहेंगे, जो रेलिंग रहती है, और जो उनके हम्म। फैमिली मेंबर है वो बाहर रहेंगे, और इंटरकॉम से बात होती है। बिल्कुल। तो जैसे ही वो जेल में डोडी में एंट्री करते हैं, डोडी इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जो जेल का जी। जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, जो दो गेटों के बीच का स्पेस होता है, ठीक है। जिसे ड्यूटी कहा जाता है। ओके। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर ही 2 गेट होते हैं। एक फर्स्ट गेट होता है बाहर की तरफ, जहाँ बाहर से इनमेट आता है, और जो उनके फैमिली मेंबर्स है वो फैमिली आते मेम्बर्स हैं, आते हैं जी। तो उनको जो है मुलाकात का एरिया के लिए रेफरेंस दे दिया जाता है। एक एरिया होता है इंटरनल गेट के दूसरी तरफ का, ओके। जहाँ पे एक्चुअल इनमेट लॉज है, उस गेट के दूसरी तरफ। ठीक है। उसको दूसरे एरिया से एंट्री करा दी जाती है मुलाकात रूम पर। ठीक है। बट दोनों के अंदर एक सेपरेशन होता है, या तो ग्लास का या जाली का रहेगा, हम्म। रेलिंग का रहेगा। उन्हें जो बात करते हैं वो टेलीफोन जो इंटरकॉम लगे होते हैं उनके थ्रू बात कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई इशू है नहीं। प्रॉपर क्यूबिक स्पेस 11 होता है, सेपरेशन होता है, तो अपना उनकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन होती है। बट सर्विलांस और ऑब्जर्वेशन में ऑफिशियल वहां पर हमेशा रहते हैं कि ओके। कोई ऐसी गलत बात ना शेयर हो या इंफॉर्मेशन लीक हो। ऑब्जर्वेशन पूरे रहते हैं, सर्विलांस पूरा रहता है। और सर ये बताइए कि एक वर्ड भी अब अक्सर हम लोग सुनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेरोल। तो आमतौर जी। पे जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है, तो कई बार वो पेरोल की एप्लीकेशन फाइल करता है, फिर कई बार उसकी एप्लीकेशन खारिज होती है। तो बेसिकली सर ये पेरोल होता क्या है? देखिए, पेरोल की अगर हम बात करते हैं, तो पेरोल, दो पेरोल होती ओके। है। एक होती है कस्टडी पेरोल, एक होती है रेगुलर पेरोल। हम्म। कस्टडी पेरोल अंडर ट्रायल को भी मिल सकती है, और कन्विक्ट को भी मिल सकती है। ओके। ठीक है। कस्टडी पेरोल बेसिकली 6 घंटे तक की होती है। इसमें जो ट्रैवल का टाइम है वो एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड होता है।
तो जो कस्टडी पेरोल है वो स्पेसिफिक रीजन होता है फॉर द पर्पज ऑफ द इमरजेंसी, फॉर डेथ या मैरिज, ओके। सम स्पेशल सर्कमस्टांस जो इमरजेंसी है, तो ये कस्टडी पेरोल की कैटेगरी में आते हैं। तो अंडर ट्रायल को जब अगर कस्टडी पेरोल चाहिए होती है तो वो अप्रोच करता है अपने कंसर्न ट्रायल कंसर्न कोर्ट को। ठीक है। So that concern court, on the basis of that ground, if verified, allow the custody payroll up to the period of 6 hours, excluding travel time. ट्रैवल टाइम, ठीक है। सेकंड, अगर कन्विक्ट है, क्योंकि कन्विक्ट जो है अब ट्रायल खत्म हो चुका तो वो कोर्ट की कस्टडी में नहीं है, तो वो हो गया स्टेट प्रॉपर्टी। ठीक तो है। स्टेट प्रॉपर्टी में उसमें जो अथॉरिटी आए थे सुपरिटेंडेंट या डीआईजी को आ जाती है। डीआईजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कस्टडी पेरोल के अंदर 6 घंटे का, तो सुपरिटेंडेंट इज कॉम्पिटेंट टू अलाउ द कस्टडी पेरोल अप टू द आवर 6 hours on the basis of their ground which is mentioned in the application, either the marriage or the death, some special circumstances. अच्छा सर, So क्या that, ऐसा भी होता है कि पैसे इनसे जमा करवाए जाते हैं, कुछ ऐसा भी प्रावधान है क्या? देखिए, कस्टडी पेरोल इज अ टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम द इनकार्सरेशन। तो जब कोई इनमेट या कन्विक्ट के अंडर ट्रायल जेल के बाहर जाता है, जैसे कि बेल में होता है कि बेल के अंदर एक श्योरिटी लिया जाता है, बिल्कुल। वो श्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जी आप जिस बंदे को बाहर भेज रहे हो, इनमेट को, अंडर ट्रायल कन्विक्ट को, मैं इंश्योर करता हूँ ये वापस आएगा, और वो श्योरिटी के रूप में कोई ना कोई एक अमाउंट, एक साउंडनेस ऑफ द श्योरिटी का देता है। बिल्कुल। सेम थिंग कस्टडी पेरोल में या रेगुलर पेरोल में रहता है, एक श्योरिटी रखा जाता है जो उसका रिलेटिव होता है या फैमिली मेंबर होता है, जो इंश्योर करता है इफ द पर्सन इज गेट आउट या इनकार्सरेशन रिलीज फ्रॉम द जेल, देन ही विल कम रिटर्न बैक, ही विल टेकन रिस्पांसिबिलिटी टू रिटर्न। तो एक श्योरिटी रहता है, तो दैट अमाउंट इक्वल टू द श्योरिटी एज देयर बेल। तो वो अपना एफडी भी दे देते हैं जो अपना करा के लेके आते हैं, ये चीज। तो सर अगर हम इसको ओवरऑल बात करते हैं तो आमतौर पे व्हाट डू यू से कि व्हाट आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द ड्यूटीज ऑफ द कंसर्न जुडिशियल अथॉरिटीज टुवर्ड्स देयर इनमेट्स? हाँ, देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा कस्टडी पेरोल का पूरा कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 कस्टडी पेरोल है, एक पेरोल 2 है, एक कस्टडी पेरोल, एक रेगुलर पेरोल। तो रेगुलर पेरोल रह गया था पार्ट। रेगुलर पेरोल इज द ओनली द अवेलेबिलिटी फैसिलिटी टू द कन्विक्ट ओनली, ये अंडर ट्रायल के लिए नहीं है रेगुलर पेरोल। रेगुलर पेरोल ड्यूरिंग द कन्विक्शन ईयर, ठीक है, ये 8 वीक्स की मैक्सिमम अलाउड रहती है एक इनमेट को। ओके। 8 वीक्स के अंदर उसको जो है 2 स्पेल मिलते हैं बिना ईयर। वो 2 स्पेल वो 2 बार में ले सकता है। एक स्पेल के अंदर उसे अप टू दी मैक्सिमम 4 वीक की मिल सकते हैं। अच्छा। और ये जो है पेरोल जो है ये सुपरिटेंडेंट को ये एप्लीकेशन लिखते हैं, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है डीजी रहती है इसके अंदर। बेसिकली अगर दिल्ली से बात करूं तो वो उसको अलाउ करते हैं। इसमें ग्राउंड थोड़े एडिशनल होते हैं, जैसे कस्टडी पेरोल में लिमिटेड था, मैरिज या कोई डेथ या स्पेशल इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो रेगुलर कस्टडी पेरोल में उसमें जैसे सोशल टाइज एडिशनल है, बर्थडे है, फैमिली मेंबर से मिलना है, या कोई बीमार पड़ गया है, उसके अंदर ग्राउंड थोड़े एक्स्ट्रा है। सिस्टम सेम रहता है कि ग्राउंड को वेरीफाई करा जाएगा, कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे क्राइम हुआ है और जहाँ वो रेजिडेंस है, दोनों जगह पे वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगाई जाएगी, सारी चीजें वेरीफाई की जाएंगी। उसके बाद उसको अलाउ या डिनाई एप्लीकेशन को करा जा सकता है। और कस्टडी पेरोल के अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम वो 1 साल जेल काट चुका हो। अगर वो सेंटेंस ही 1 साल या 1 साल से कम है तो एटलीस्ट उसकी हाफ काट चुका हो, मिनिमम 6 मंथ। मतलब अगर वो हाँ, इसको इस तरीके से ले लें, अगर मान लीजिए तब करो किसी इंसान को 1 साल की सजा हुई, ठीक है, अब जैसे बेसिक रूल है वो 1 साल की सजा पूरी, उसके बाद तो रिलीज हो जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर उसका हाफ सेंटेंस कंप्लीट हो चुका 6 मंथ का, तो वो पेरोल पर जा सकता है बाहर। और पेरोल का एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है, जो कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि पेरोल जो भी पीरियड, वो 1 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना, जितना भी वो बाहर जाता है जेल से, वो पीरियड उसकी जो सेंटेंस है उसको स्टॉप कर देता है वहीं पर। मीनिंग देयर बाय उसकी सेंटेंस स्टॉप हो गई, जितना पीरियड वो बाहर रह के आएगा, जैसे ही वो वापस आएगा फिर उसकी सेंटेंस रन होगी। मतलब वो पीरियड जितना भी वो बाहर रहेगा वो उसको उसकी सेंटेंस में ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है पेरोल का। आज हम पेरोल की बात करते हैं तो पेरोल के साथ ही एक आता है फरलो। फरलो भी कन्विक्ट को अवेलेबल है। उसके अंदर मिनिमम जो सेंटेंस है वो 5 साल की होनी चाहिए, मिनिमम सेंटेंस 5 साल की, और 3 साल का उसका एनुअल गुड कंडक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक उसकी जो है रिक्वायरमेंट है फरलो की। फरलो का फायदा ये है कि सपोज है फरलो, जैसे पेरोल साल के अंदर 8 वीक अलाउड है, ठीक है, पेरोल। फरलो ईयर के अंदर 7 वीक अलाउड है, 7 वीक, और ये 3 स्पेल में मिलती है।
तो 3 स्पेल में जैसे मान लीजिए 3 वीक एक स्पेल में ले लीजिए, 2 वीक एक स्पेल में ले लीजिए, और सेकंड 2 वीक एक स्पेल में ले लीजिए। फरलो का सबसे बड़ा फायदा ये है जो मैं बताना चाहूंगा कि फरलो का जो पीरियड जितना भी वो बाहर बिताएगा, वो पीरियड इस तरीके से काउंट होगा जैसे सेंटेंस काउंट करी, ओके, मतलब उसकी सेंटेंस बाहर भी चलती रहेगी। चल रही है। सपोज, हाँ, पेरोल में ऐसा नहीं, पेरोल में उसकी सेंटेंस स्टॉप हो जाती है, वो उसको उतना पीरियड एक्स्ट्रा काटना पड़ता है। फरलो में ऐसा नहीं है, फरलो में उसकी एज ए सेंटेंस चलती रहती है जैसे हम सेंटेंस में ही काट रहे हैं। ओके, तो ये बेसिकली पेरोल फरलो हमेशा साथ ही चलती है, डिपेंड करता है कि उसकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं है, वो किस कैटेगरी का है। ओके। तो आपने क्या पूछा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज की, जेल जी। अथॉरिटीज, तो हम इसमें वापस आते हैं। देखिए जेल, क्योंकि जो भी इनमेट है हम्म। अगर वो अंडर ट्रायल है, कोर्ट की कस्टडी में है, लेकिन कस्टोडियन जो है वो जेल अथॉरिटी है। ओके, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल अथॉरिटीज की है, उसकी हाइजीन की, उसकी मेडिकल केयर की, उसकी सेफ्टी की, उसकी सिक्योरिटी की, इवन दैट उसकी एजुकेशन की, उसके एंटरटेनमेंट की। जैसे हम बात कर रहे थे फैसिलिटीज का, तो एंटरटेनमेंट के नाम क्या बता दूं उनको, जेल के अंदर कैरम, इंडोर गेम, ओके, कैरम भी अलाउ किया जाता है, चेस भी अलाउ किया जाता है, और आपके टीवी भी अलाउड है। लाइब्रेरी प्रॉपर सेटअप होता है, डेडिकेटेड लाइब्रेरी है, वहाँ पे सारी बुक्स जो नॉर्मली जो अलाउड रहती हैं, साहित्य की, हिंदी की, इंग्लिश की, लिटरेचर की, हम्म। इवन दैट कुछ अप्रूव्ड लिस्ट होती है न्यूज़पेपर की, वो भी अवेलेबल है, ओके, जो कि इनमेट आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वो ड्यूरिंग टाइम उनका जो भी टाइम ओपन का रहता है, 1 घंटे का, आधे घंटे का, वो टाइम में जाकर वहाँ पे लाइब्रेरी में एक्सेस कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो ये फैसिलिटी सारी जेल अथॉरिटीज की है कि उनको प्रॉपर हाइजीन दी जाए, जी, प्रॉपर उनको लॉजिंग दी जाए, प्रॉपर उनकी डाइट दी जाए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए, और उनकी जो फैमिली से मुलाकात का है या उनका आने जाने का है, इश्यूज है, या कोर्ट हेयरिंग का है, वो सारा जो अरेंजमेंट है वो जेल अथॉरिटी जेल करके अथॉरिटीज़ सारी करती चीज़ों है। को जेल की है। तो मिस्टर कोहली, हालांकि अब बहुत ज़्यादा पूछने के लिए बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि आमतौर पे लगभग आपने 5 साल एज ए लॉ ऑफिसर आपने उस जगह पर अपनी सेवाएं दी हैं जहाँ पे आमतौर पे लोग जाने से कतराते हैं। मुझे याद है कि आशाराम बापू जी एक जगह कहीं प्रवचन दे रहे थे और अचानक से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुझे बुलावा आ रहा है, मैं वहाँ पे जाके उपदेश देना चाहता हूँ। और शायद उनकी वो जो वाड़ी थी वो ब्रह्मवाड़ी में कन्वर्ट हो गई और वाकई में वो वहाँ पे चले गए। तो सर, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि बीइंग एज अ लॉ ऑफिसर ऑफ द कंसर्न दिल्ली प्रिजन, आपको क्या लगता है कि वो कौन से 5 या 6 सुधार होने चाहिए जो आमतौर पे आवश्यक है? क्योंकि देखिए सर, आमतौर पे आपने भी लगभग 5 साल की सेवाओं को दिया है और मैं भी कहीं ना कहीं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं आमतौर पे या तो ये हमें बॉलीवुड की मूवीज़ में देखने को मिलती है या हॉलीवुड की मूवीज़ में देखने को मिलती है, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड होती हैं। क्योंकि इलाहाबाद में मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो हमारे यहाँ भी सर एक सेंट्रल जेल है, दैट इज़ कॉल्ड नैनी सेंट्रल जेल। तो वहाँ पे भी जैसा कि आपने कहा था कि 2 बैरिकेडिंग होती है, बैरिकेडिंग के उस तरफ कैदी रहते हैं, इस तरफ आमतौर पे उनके रिलेटिव्स आते हैं मिलने के लिए। तो जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो आपके दाएं हाथ पे स्टैंप लगाए जाते हैं ताकि वेरीफाई किया जा सके, और उस स्टैंप के लिए भी आमतौर पे कहीं ना कहीं आपको एक सुविधा शुल्क देने की ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी रूप में। दूसरी बात, जिन खानों की हम बात करते हैं सर, तो आमतौर पे ऐसा हो सकता है कि खानों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो आपके डली में, लेकिन आमतौर पे अगर हम इसके वास्तविक पार्ट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो खाना है हो सकता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन कुछ जगहों पे जो कैदी होते हैं दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑल द फूडिंग एंड द लॉजिंग प्रोविज़न। तो सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके हिसाब से वो कौन से सुधार आवश्यक है अभी भी? क्योंकि देखिए सर, जो चीज़ें हमारे जेल मैनुअल में लिखी है, ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है कि शायद हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद उसके लिए ना तो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वो एटमॉस्फियर है, और ना ही हमारे पास वो रिसोर्सेस है। तो एज़ पर योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर दोज मैंडेटरी 5 improvements which need to be implemented in the upcoming time? देखिए क्या क्या सुधार होने चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा स्टेट वाइज। स्टेट वाइज इसलिए, जैसे मैं अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की मैंने जेलें देखी, दिल्ली की जेलें काफी ज्यादा अपग्रेडेड है, काफी ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है। इवन दैट ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है, अगर मैं आपको बताऊंगा कि एक जो आजाद पर्सन है या आजाद व्यक्ति है जो बाहर रह रहा है, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तो नहीं, लोअर मिडिल क्लास की बात कर सकते हैं, वो फैसिलिटीज उसको वहां अवेलेबल नहीं है जो कि जेल में मिल रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल था। ऐसी एक मीटिंग चल रही थी, जजेस पे कुछ आए हुए थे, पब्लिक बैठी हुई थी, इनमेट बैठे हुए थे। एक इनमेट था, उसकी बेल हो चुकी थी, ओके, बट वो श्योरिटी सबमिट नहीं कर रहा था, श्योरिटी सबमिट नहीं कर रहा था। तो उससे क्वेरी की गई, भाई तुम्हारी बेल हो चुकी है तो श्योरिटी सबमिट करो, अगर नहीं है तो पटल बोर्ड पे छोड़ दिया जाएगा बाहर।
आप पर्सनल बॉन्ड सिर्फ आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, और इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, एज अ पीस ऑफ पेपर यू हैव टू साइन और यू आर सेट टू फ्री। लिटरली उस इंसान ने मना करा जाने के लिए बाहर। वी आर सरप्राइज, क्यों? हमने उससे पूछा कि भाई लोग तो बाहर जाना चाहते, तुम रहना क्यों चाहते हो? तो उसका जवाब सुन के हम सरप्राइज भी थे और एक्सपेक्टेड भी थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सपोज दैट अगर मैं एम्स की बात करूं या सर्जरी हॉस्पिटल की बात करूं, अगर एक लेमैन है या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का है, अगर वहां पर उसको ट्रीटमेंट चाहिए, ओपीडी में पूरे दिन खड़ा रहेगा, शायद शाम तक नंबर आ जाए, शायद शाम तक नंबर आ जाए। और अगर उसे कोई ऑपरेशन कराना है या एक्सरे कराना है या टेस्ट कराना है, तो मुझे नहीं लगता कि सेम डे तो छोड़ दो, हफ्ते में भी उसका टेस्ट हो जाए। बिल्कुल। जो हालत चल रही है, जितना हॉस्पिटल बर्डन है, मैं ये नहीं कह रहा वो जानबूझ के मना कर रहे हैं, बट जी। दैट्स एन बर्डन अगेंस्ट द पॉपुलेशन, अगेंस्ट द फैसिलिटी। बट जेल के अंदर जो इनमेट है, उसे कोई लाइन नहीं लगानी। स्टाफ जाता है, फटाफट उसका जो प्रेस्क्राइब लिखा जाता है, टेस्ट होता है। अगर उसका टेस्ट रिक्वायर्ड है तो सेम डे हो भी जाएगा, ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन की डेट भी मिल जाएगी, कोई डिले नहीं है। अब मैं खाने की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली अगर हम खाना खाते हैं एज मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, तो सुबह खाना बनता है, शाम को बनता है, दोपहर का मतलब ज्यादातर फैमिली अवॉइड ही करती है। और कुछ ही फैमिली होती है जो एक टाइम में दो सब्जी बनाते हैं, ओके। वरना एक ही सब्जी बनती है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, जेल के अंदर सुबह भी दो सब्जी बनेंगी, शाम को भी दो ही सब्जी बनेगी। तो डाइट का भी उनका जो है अवेलेबल है। तो जो मैं बात कर रहा था, मैं उसी बात पर दोबारा वापस आता हूँ। तो उसका क्या था, उसका एक ब्रदर था जिसका ब्रेन का थोड़ा सा इशू था, तो इलाज चल रहा था। वो इलाज उसका एम्स से चल रहा था। तो जब हमने बोला कि भैया आप छूट जाओ या आपके भाई के साथ ही आपकी छूट जाएगा, भाई की बेल हो रही थी, क्योंकि दोनों भाई थे, दोनों ने अपना पर्सनल बॉन्ड की फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं करी, बेल ग्रांट हो रखी थी। तो लिटरली उसका आंसर था कि जैसे ही मैं बाहर गया, जी। तो जो फैसिलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट की और ऑब्जर्वेशन की मुझे जेल में मिल रही है, बाहर मुझे लाइन में लगे लगे महीना हो जाएगा, मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो जब तक इसका इलाज पूरा नहीं हो जाता, तो मुझे कृपया यहीं रहने दो, ओके। ओके। चाहे तो मेरी बेल कैंसिल कर दो। बेल कैंसिल कर दो। तो ये हाँ, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट है। तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो दिल्ली की जेलें काफी अपडेटेड है। हाँ, आउट स्टेट की रूरल की थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर कॉमन बात करी जाए, जो इंक्लूडिंग दिल्ली की बात करूँ मैं, तो कॉमन सबसे बड़ा एक इशू है ओवर पॉपुलेशन। ओके। क्योंकि जेलें जिस हिसाब से बनी गई थी, उस हिसाब से पॉपुलेशन जेलों में बहुत ज्यादा आ चुकी है। उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मैन पावर है, वो उस टेंशन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही उन्हें मिल रही है। और प्रैक्टिकल हालत यह है कि जो पॉपुलेशन है उससे डबल हो चुकी है। ओके। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और सैंक्शन जो मैन पावर है, जो कहते हैं जेल अथॉरिटीज की या जेल स्टाफ, वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो कि आज की डेट में इवन द दिल्ली भी काफी ज्यादा इनबैलेंस है। ओके। इनबैलेंस, मैं बैलेंस भी नहीं कहूँ, इनबैलेंस है। सफिशिएंट तो मैं कह ही नहीं सकता। तो पहला जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। दूसरा अगर बात रखी जाए, तो बात जो इनमेट्स हैं जेल के अंदर, जैसे अभी दिल्ली की जेल की बात करूँ, दिल्ली में टोटल 16 जेलें हैं, 1 से लेकर 9 तक तिहाड़ में है। जिसमें तिहाड़ में एक जेल है बच्चा जेल, बच्चा जेल या यंग ऑफेंडर जेल कह सकते हैं, बच्चा जेल नहीं कह सकते, यंग ऑफेंडर जेल, जिसके ओके। अंदर 18 से लेकर 21 साल तक के बच्चे रखे जाते जी। हैं, यंग एडल्ट रखे जाते हैं। 18 से नीचे बच्चा जेल है, वो अलग रहती है। और एक जेल है वुमेन जेल, ये तिहाड़ कॉम्प्लेक्स के अंदर है, बाकी नॉर्मल जेल है। 10 नंबर जेल रोहिणी में है, और 1 से लेकर 16 नंबर तक मंडोली में है। जी। तो टोटल इस तरीके से 16 जेलें हैं। तो जैसे मैंने बताया, इन 16 जेलों में एक है यंग ऑफेंडर जेल, जिसके अंदर 18 से लेकर 21 साल तक के जो है एडल्ट रखे जाते हैं। जी। और 2 जेल है वुमेन जेल, जिसमें से एक वुमेन जेल है तिहाड़ कॉम्प्लेक्स के अंदर, जेल नंबर 6, और एक जेल है मंडोली कॉम्प्लेक्स के अंदर, जेल नंबर 16, जहाँ पे वुमेन को ही सेग्रीगेट करके रखा जाता है, और मोस्ट ऑफली वुमेन स्टाफ ही वहाँ पे रहता है। ओके। तो हाँ, तो जेलों की अगर बात करें, तो सबसे जो पॉपुलेशन का है वो बैलेंस होना चाहिए। उसको बैलेंस करने में सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ रहना चाहिए, क्योंकि जो आज की डेट में जो स्टाफ है, वो सैंक्शन पॉपुलेशन से भी जेलों में कम है, कम है। दिल्ली में भी, दिल्ली के बाहर से भी। तो जिसका जो ऑटोमेटिकली जो बर्डन पड़ता है, वो जेल अथॉरिटी से पड़ता है। जो अवेलेबल स्टाफ होता है, उनको उनसे ही काम चलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इश्यूज या मिसमैनेजमेंट इनडायरेक्ट वे में समटाइम्स पॉसिबिलिटीज आ सकती है। ओके। तो प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए और वॉचिंग के लिए, तो जो स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है वही प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे इनमेट भी और स्टाफ भी सेफ और सिक्योर रहे। सेफ इज जी। तीसरी अगर बात करें, तो जैसे कि दिल्ली के अंदर क्या है कि जेलें जो है, थोड़ा रिहायशी एरिया आसपास गैदर हो चुका है, पहले नहीं था। तो जेलें बेसिकली क्या है कि रिहायशी एरिया से थोड़ा दूर होनी चाहिए। दूर क्यों होनी चाहिए, इसके 2-3 वजह है। पहली बात, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि एक
पब्लिक इन आउट एरिया है, तो कोई भी अगर मान लो कोई सस्पेक्टेड पर्सन है वो पब्लिक के बीच में आ रहा है और कुछ अगर कुछ काम या क्राइम करके चला